बेटी। कई साल पहले एक अनजान देश में एक शूरवीर राजकुमार हुआ करता था। हाँ ठीक है, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन कब तक मुझे ही लेकर घूमोगे? बाल पकने से पहले कुछ सोचो अपने बारे में। उसकी शूरता से राजा रानी बेहद खुश थे, मगर चिंता की एक बात थी कि राजकुमार की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन राजकुमार को कोई भी राजकन्या पसंद नहीं आती थी। राजा रानी इस बात को लेकर बहुत दुखी होते थे। इस पर उपाय निकालने के लिए राजा उस देश के सबसे महान योगी के पास जाता है। गुरुजी, मैं राजकुमार के विवाह को लेकर चिंतित हूँ। उसे कोई राजकन्या पसंद ही नहीं आ रही। अब आप ही बताओ, उसे उसकी जीवन साथी कब और कैसे मिलेगी? उसके जीवन में सृष्टि की सबसे सुंदर राजकुमारी आने वाली है, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कई बरसों पहले एक दयालु राजा अपने रानी के साथ राज्य कर रहा था। वो राजा अपने राज्य के प्रजा का बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखता। सब कुछ कुशल मंगल था। और इसी बीच रानी ने एक खूबसूरत नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया। चारों ओर खुशी ही खुशी झूम उठी। राजा के खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उसने पूरे राज्य के लिए दावत का ऐलान किया। राज्य के सभी लोग बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किए गए, जिसमें परियां भी शामिल थी। 12 निमंत्रित परियां बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए आगे आई। सृष्टि की सारी सुंदरता हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मेरा वरदान है कि तुम हमेशा खुश रहो, उदासी तुम्हारे पास ना आए। मैं तुम्हें साहस का वरदान देती हूँ। ईमानदारी, उदारता, प्रेम, स्वास्थ्य। हर एक परी राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही थी। जैसे ही 12वीं परी आशीर्वाद देने आगे आई, अचानक पूरा महल काले धुएं से भर गया। धुआं हट जाने के बाद एक काली और दुष्ट परी प्रकट हुई। राजा ने उसे निमंत्रित ना करने की वजह से वो गुस्से से लाल हो गई थी। मैं देख रही हूँ कि यहाँ राज्य से मेरे सिवा हर कोई आमंत्रित है, क्योंकि मैं काली हूँ और तुम्हारी बच्ची गोरी और सुंदर है। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं तो इस नन्ही राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगी। एक अनोखा उपहार इसे मैं देना चाहती हूँ। ये राजकुमारी सबसे प्यार और प्रशंसा से पलेगी, बढ़ेगी, पर अपने आयु के 15 वर्ष में चरखे की सुई खुद को चुभा लेगी और मर जाएगी। उस चुड़ैल को पकड़ो। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी अंतिम परी फिर से सामने आई और अपना वरदान बच्ची को देने लगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें मिले शाप को उलट तो नहीं सकती, पर मैं उसे थोड़ा कम करने में तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। ये राजकुमारी 15 साल में नहीं मरेगी, पर वो 100 साल के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। तुम्हारे इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परी। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा। परी माँ, हम हमारी बच्ची की शादी होते हुए देखना चाहते हैं। हम अपनी ये इच्छा नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि 100 साल तक जी पाना संभव नहीं है। कृपया ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम उसका विवाह देख सके। ठीक है। राजकुमारी के सोने के बाद जो कोई इस महल में उपस्थित होंगे, वो सभी गहरे नींद में सो जाएंगे और 100 साल बाद जग जाएंगे।
लेकिन वो राजकुमारी तभी उठ पाएगी जब कोई खूबसूरत और दिलेर राजा उसे छुएगा। धन्यवाद परी माँ। परी के आशीर्वाद से हर कोई राहत की सांस ले रहा था, पर उस काली परी के शाप का जादू कहीं न कहीं मौजूद था। अपनी बच्ची के चिंता के प्रति राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य की सभी चरखों को जला दिया जाए। राजकुमारी अब बड़ी हो रही थी। वरदान प्राप्त राजकुमारी से सभी लोग बहुत प्यार करते थे। साल गुजरते गए और अंत में राजकुमारी की 15वीं सालगिरह आ गई। उसकी इस सालगिरह पर पूरा राज्य सजाया गया। सबके लिए एक महान दावत का आयोजन किया था। उस दिन महल में और राज्य में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, पर दूसरे ही दिन रानी के राज्य से खबर आई कि रानी की माँ बहुत बीमार है। रानी ने अपने मनपसंद दासी को बुलाया और राजकुमारी के देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी, और राजा और रानी पिता के राज्य की ओर चल पड़े। ओह, इतनी खूबसूरत तितली मैंने आज तक नहीं देखी। उड़ती हुई तितली का पीछा करते करते राजकुमारी एक अनजान गुंबज में आ पहुंची। सुनिए दादी माँ, क्या आपने उस सुनहरी तितली को देखा जो अभी अभी उड़ के अंदर आई? मुझे पता नहीं। वो क्या चीज है जो इतनी तेजी से घूम रही है? ये सूत काटने का चरखा है। क्या तुम आजमाना चाहोगे? हाँ जरूर दादी माँ, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी चीज नहीं देखी। राजकुमारी चरखा अपने हाथ से चलाने लगी। तभी अचानक राजकुमारी के उंगली में चरखे की नोक चुभ गई। काले परी की दुष्ट भविष्यवाणी सच हो गई। राजकुमारी गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। अब तुम्हारे माँ बाप को अच्छा सबक मिलेगा, जिन्होंने काली परी का अपमान किया था। यह दासी को राजकुमारी कहीं नजर नहीं आई तो वो घबरा गई। उसने राजकुमारी को ढूंढना शुरू किया। महल की हर जगह दासी ने राजकुमारी को ढूंढा, लेकिन राजकुमारी नजर नहीं आई। राजा रानी जब वापस लौटे तब उन्हें इस बात का पता चला। वो दोनों डर गए। राजकुमारी को पूरे राज्य में ढूंढने का आदेश दिया गया। राजा खुद भी हर जगह अपने बेटी को ढूंढने लगा। आखिर वो उस कुंभज में आ पहुंचे। वहां चरखे के पास राजकुमारी को पड़ा देखते ही राजा रोने लगा। मेरी बेटी, ये तुम्हें क्या हुआ? वो भविष्यवाणी आखिर सच हो गई। हमने तुम्हें अगले 100 साल के लिए खो दिया है। चलो जल्दी महल जाकर उस राजकुमार के लिए हमारी बेटी को तैयार करते हैं। राजा ने सभी परियों को उसकी मदद के लिए बुलाया। सब परियों ने मिलकर राजकुमारी को सुंदर वस्त्र पहनाए। उन्होंने राजकुमारी के पलंग को सुंदर फूलों से सजाया। राजकुमारी बहुत खूबसूरत लग रही थी। परी ने मंत्र जाप शुरू किया। ओ देवता, ये तुम्हारी बच्ची जो सोई हुई है, जब वो नींद के 100 साल पूरे कर लेगी, तब आप प्रेम के प्रतीक को भेजना और इनका जीवन खुशी से भर देना। चलो हम सब अपनी अपनी जगह पर जाते हैं। परियां महल से चली गई। सभी दरवाजे बंद हो गए। परियों ने फिर एक बार सुरक्षा मंत्र पढ़े। एक एक करके सभी गतिहीन हो गए। महल में मौजूद हर कोई गहरी नींद में सो गया। भट्टी में जो आग सुलग रही थी वो भी शांत हो गई। घोड़े अपनी जगह, पंछी अपनी जगह सो गए। अचानक से काले बादल छा गए। बारिश गिरने लगी। देखते देखते पूरा महल पत्तों से ढक गया। कुछ साल बाद कई राजकुमारों ने अंदर जाने की कोशिश भी की, मगर आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। कुछ राजकुमार अपनी जान तक गवा बैठे। राजकुमार, तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक सुंदर राजकन्या आने वाली है।
लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ओह, मैं उसके लिए तैयार हूँ पिताजी, पर उस राजकुमारी का नाम क्या है? सब उसे स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं। उस राजकुमार की खुशनसीबी से उस दौर में 100 साल पूरे होने को थे। राजकुमार किले के आंगन में पहुंचा। उसने देखा कि हर कोई सोया है, गतिहीन है। उसने सभी सिपाहियों के दिल की धड़कनें जांची। हैं? इस राज्य में सब लोग कहीं भी सोते हैं क्या? चलो शुक्र है, ये सब अभी भी जिंदा है। उसने महल के अंदर प्रवेश किया। राजा और रानी भी अपने सिंहासन पर सोए हुए थे। राजकुमार को ये सब देखकर आश्चर्य हुआ। उसने राजकुमारी के कमरे में प्रवेश किया। राजकुमारी गहरी नींद में सोई थी। राजकुमार उसे देखकर दंग रह गया। आओ बस, अब यही राजकुमारी हमें चाहिए। मैं आपको कुंवारा मरा हुआ नहीं देख सकता। वाह, ये कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लग रहा है कि मेरे हर एक युद्ध की ये जीत है। वाह रे मेरे शेर। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ थाम लिया और तुरंत ही वो शाप टूट गया। राजकुमारी नींद से जाग उठी। राज्य में हर कोई जो सोया था वो जाग गया। राजा रानी, सिपाही, घोड़े सब जाग उठे। मैं इतने सालों से तुम्हारा सपना देख रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे बचाने आखिर आ ही गए। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है सुंदरी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, अवश्य। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम ही मेरे सपनों के राजकुमार हो। मैं अभी आया। वो दोनों दरबार में आए जहाँ हर कोई उनका इंतजार कर रहा था। सबने तालियां बजाई और नए दाम्पत्य का स्वागत किया। राजकुमारी के पिता ने राजकुमार के घर वालों को न्योता भेजा। मेरी प्यारी बच्ची, आखिर इंतजार का वक्त खत्म हो गया है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हें तुम्हारा राजकुमार मिल ही गया। ये हमारे राज्य के इतिहास में एक यादगार दिन है और आज इस सुनहरे दिन पर मैं अपने बेटी और इस राजकुमार के विवाह की घोषणा कर रहा हूँ। तुम्हारा तो हो गया, अब मेरा क्या? सोने का पंछी। कई वर्षों पहले एक राजा था जिसके राज्य में एक अनोखा सेब का पेड़ था। वो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि उस पर सोने के सेब लगते थे। राजा का एक वफादार माली हर रोज उन सेबों को गिनता था और राजा को बताता था। लेकिन एक दिन अचानक एक सेब चोरी हो गया। माली से ये वार्ता सुनकर राजा क्रोधित हुआ। चोर को हम जरूर सजा देंगे। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को सेब की रखवाली करने के लिए रखा, लेकिन बीच रात में ही वो सो गया। दूसरे दिन सुबह फिर से एक सेब कम था। आज मैं अपने दूसरे बेटे को सुरक्षा के लिए रखूंगा। ठीक है। रात हो गई और माली का दूसरा लड़का भी सो गया। दूसरे दिन फिर से एक सेब कम था। अब माली के तीसरे और सबसे छोटे बेटे ने पहरेदारी की जिम्मेदारी ली। रात हो गई। माली का तीसरा बेटा अपने काम में लग गया। आओ सेब चोरो, अब आके दिखाओ। थोड़ी देर बाद जैसे ही गहरी रात हो गई, तभी अचानक कुछ पत्तों की आवाज आने लगी। उसने देखा कि एक सोने का पंछी सेब तोड़ने लगा। माली के बेटे ने बिना वक्त गवाए तुरंत निशाना लगाया और तीर चलाया, लेकिन उससे पंछी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एक सोने का पर उसकी पूंछ से गिरा और पंछी उड़ गया। सोने का पर सुबह राजा के सामने पेश किया गया और सभी मंत्रियों को राज दरबार में बुलाया गया। सबने देखा कि ये पर तो राजा की सभी संपत्ति से काफी कीमती था। इस एक पंख से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा पंछी चाहिए। मेरे दरबार में ऐसा बहादुर कौन है जो मेरे सामने पंछी को पेश करे? माली का बड़ा बेटा आगे आया और उसने इसकी जिम्मेदारी उठाई। शाबाश। माली का बड़ा बेटा जंगल की ओर उस सोने के पंछी की तलाश में चल पड़ा। वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था, तभी बीच में उसने एक लोमड़ी को देखा।
उसे देखकर लड़के ने अपने तीर से उस पर निशाना लगाया। कृपा करके मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तुम उस सोने के पंछी की तलाश में निकले हो ना? हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ से सीधे चलते चलते शाम तक एक गांव में पहुँचोगे, जहाँ तुम्हें एक बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली दिखाई पड़ेगी और उसके ठीक सामने एक झोपड़ी दिखाई देगी। तुम रात को ठहरने के लिए उस झोपड़ी को चुनना। माली का बेटा थोड़ी सोच में पड़ा। उसे लगा ये लोमड़ी की कोई चाल होगी, इसलिए उसने लोमड़ी पर तीर चलाया, लेकिन वो चूक गया और लोमड़ी वहां से भाग निकली। माली का बेटा अपने रास्ते चल पड़ा। आगे जाकर उसे महल और झोपड़ी दिखाई दी, जो बिल्कुल लोमड़ी ने बताई वैसी ही थी। उसने देखा कि महल की तरफ लोग गा रहे थे, झूम रहे थे, बढ़िया खाना खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गरीबी और उदासीनता नजर आ रही थी। ये देखकर उसने सोचा, अगर मैं इस झोपड़ी वाले घर की तरफ गया तो ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए वो महल की तरफ गया, जहाँ उसने खाया पिया और आराम किया। वो उस पंछी और अपने राज्य को भूल गया था। इसी बीच बहुत समय बीत गया, लेकिन बड़ा बेटा वापस नहीं आया। इसीलिए दूसरा बेटा कार्य के लिए चल पड़ा। उसका भी यही अंजाम हुआ। उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उसे भी वही सलाह दी, लेकिन वो जब गांव में पहुंचा तब उसे उसके भाई ने महल की तरफ बुलाया और वो भी अपने भाई की तरह पंछी और राज्य को भूल गया। समय बीतता गया। अब सबसे छोटा बेटा भी सोने की पंछी की तलाश में चल पड़ा। मुझे जाने दो पिताजी। लेकिन माली अपने दो बेटों की तरह अब इस बेटे को भी नहीं खोना चाहता था। पिताजी, मैं वापस लौटूंगा, मेरा यकीन कीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। माली का छोटा बेटा जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही लोमड़ी मिली जो उसके भाइयों को मिली थी। उस लोमड़ी ने उसे भी वही सलाह दी। अगर तुम अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो झोपड़ी में जाओ। अपनी सलाह के लिए शुक्रिया दोस्त। मेरी पूंछ पर बैठो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। जल्द ही वो गांव पहुंचे। छोटे बेटे ने उस झोपड़ी में ही रात बिताई। जब सुबह हुई तब लोमड़ी वापस आई। अब उसने और एक सलाह दी। अब सीधे आगे बढ़ना, तुम्हें एक किला दिखाई देगा जहाँ बहुत सारे सैनिक गहरी नींद में सोए रहेंगे। उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। किले के अंदर जाना, वहाँ तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा जहाँ सोने का पंछी एक लकड़ी के पिंजरे में बंद होगा। उसके ठीक सामने एक सोने का पिंजरा भी होगा, पर तुम उस पिंजरे को बदलने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगे। लोमड़ी ने फिर एक बार अपनी पूंछ फैलाई और नौजवान लड़का उस पर सवार हो गया। दोनों किले के पास पहुंच गए। लड़का किले के अंदर गया, जहां उसे लोमड़ी ने कहा हुआ कमरा दिखाई दिया और वो सोने का पंछी भी। इस खूबसूरत पंछी को ऐसे लकड़ी के पिंजरे में रखना अच्छी बात नहीं है। जैसे ही लड़के ने पिंजरे को बदलने के लिए दरवाजा खोला, पंछी चीखने लगा और उसकी आवाज से सैनिकों की नींद उड़ गई। उस लड़के को कैदी बनाया गया। दूसरे दिन सुबह उसे दरबार में पेश किया गया। उसे वहां मौत की सजा सुनाई गई। मेरे सरकार, कृपा करके मुझ पे दया कीजिए। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। जाओ, मेरे लिए वो सोने का घोड़ा ले आओ जो तूफान जैसे तेज दौड़ता है। तभी मैं तुम्हारी सजा माफ करूंगा और वो सोने का पंछी भी दे दूंगा। उसने फिर से अपना सफर शुरू किया। तब रास्ते में उसे उसकी दोस्त लोमड़ी मिली। तुमने देखा ना क्या हुआ मेरी सलाह ना मानने का नतीजा। तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए उस सोने के घोड़े को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सीधे जाना, फिर तुम्हें एक किला नजर आएगा जहाँ वो घोड़ा अपने टेंट में खड़ा होगा। उसकी देखरेख करने वाला गहरी नींद में सो रहा होगा। घोड़े को चुपचाप वहाँ से छुड़ा लेना, पर उस पर पुराने चमड़े का सैडल डालना मत भूलना और उसके पास ही पड़ा सोने का सैडल बिल्कुल मत लेना। सब कुछ सही जा रहा था। घोड़े को देखकर लड़का बोला, मैं इसको सोने का सैडल दूंगा, इसका हक बनता है। जैसे ही लड़के ने सोने के सैडल को हाथ लगाया, उसकी देखरेख करने वाला जाग गया। रक्षक दौड़ कर आए
और उसे गिरफ्तार किया गया। अगले दिन फिर उसे मौत की सजा सुनाई गई और उसने फिर दया की भीख मांगी। तुम खूबसूरत राजकुमारी को मेरे सामने ले आए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। फिर तुम वो पंछी और घोड़ा अपने पास रख सकते हो। लड़का अपनी राह चल पड़ा। उसे फिर लोमड़ी मिली। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम्हारे पास पंछी के साथ साथ घोड़ा भी होता। मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगी। यहाँ से आगे जाकर तुम किले में पहुंच जाओगे। वहाँ तुम्हें राजकुमारी मिलेगी। उसके हाथ को थाम लेना। मध्य रात्रि को राजकुमारी नहाने जाती है, तब वो तुम्हें रास्ता बताएगी। पर ध्यान रहे, तुम उसे माँ बाप के पास विदाई देने मत जाने देना। लोमड़ी और लड़का किले के पास पहुंच गए। लोमड़ी ने जैसे कहा था, लड़के ने ठीक वैसे ही किया। मध्य रात्रि को राजकुमारी के साथ निकला, लेकिन निकलते निकलते लड़की ने रोते हुए कहा कि वो अपने पिता से मिलना चाहती है। आखिर लड़के ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता से मिलने आई, लड़के को फिर से बंदी बनाया गया। तुम मेरी बेटी को तब तक नहीं ले जा सकते जब तक तुम सामने वाले पहाड़ को 8 दिन में तोड़कर नहीं हटा दे। वो पहाड़ इतना विशाल था कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकता था। 7 दिन होने के बाद भी वो पहाड़ का कुछ ही हिस्सा तोड़ पाया। निराश होकर वो बैठा ही था, तभी अचानक उसकी दोस्त लोमड़ी वहाँ पर आ गई। तुम सो जाओ, मैं ये तुम्हारा काम कर देती हूँ। और सुबह होते ही पहाड़ गायब था। राजा ने खुश होकर उसे अपनी बेटी सौंप दी। नौजवान और राजकुमारी वहाँ से चल पड़े। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर लोमड़ी से हुई। अब तुम तीनों को ले जा सकते हो, राजकुमारी, घोड़ा और पंछी भी। सच? पर कैसे? ध्यान से सुनो। तुम राजा के पास जाओ और उसे राजकुमारी दे दो। वो बहुत खुश होगा। फिर तुम घोड़े पर सवार होना और उनसे विदा लेना। राजकुमारी से आखिर में हाथ मिलाना और तभी झट से उस घोड़े पर बैठना और जितना तेज हो सके वहाँ से निकलना। उसके बाद दूसरे किले में जाना जहाँ पंछी है। मैं राजकुमारी के साथ बाहर रुकूंगी। तुम घोड़े को दयालु राजा को दिखाना, फिर वो पंछी को बाहर ले आएगा। उससे पंछी देखने के लिए मांगना। जैसे ही तुम्हारे हाथ में पंछी आएगा, तुम वहाँ से निकल जाना। जैसे लोमड़ी ने कहा, सब कुछ वैसे ही हुआ। तुम्हारा शुक्रिया मेरी प्यारी दोस्त। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ऐसी बात है तो मुझे खत्म कर दो। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी दोस्त हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। 2 बातों को हमेशा याद रखना। वापस लौटते वक्त किसी की भी मदद मत करना और फिरौती मत देना। और याद रहे, नदी के किनारे बिल्कुल मत बैठना। वो राजकुमारी के साथ सवारी करते हुए उस गांव में पहुंचा जहां उसके दोनों भाई थे। वहां 2 आदमियों को फांसी होने वाली थी। उसने देखा कि वो 2 आदमी उसके भाई थे जो अब चोर बन गए थे। रुको, मेरे सारे पैसे ले लो, पर मेरे भाइयों को छोड़ दो। अपने भाइयों को छुड़ाने के बाद वो सभी जंगल से जा रहे थे। तभी दोनों भाइयों ने नदी के किनारे बैठकर कुछ खाने की सोची। इसी दौरान छोटा भाई लोमड़ी की सलाह भूल गया और इससे पहले कि वो कुछ सोचता, उसके दोनों भाइयों ने उसे नदी में ढकेल दिया। फिर राजकुमारी, घोड़ा और पंछी के साथ वो अपने राज्य के राजा के पास पहुंच गए। महाराज की जय हो। महाराज, हम सोने के पंछी को ले आए हैं। हमने हमारी मेहनत से उसे जीता है। फिर शाही जश्न की तैयारी की गई, लेकिन इस बार घोड़े ने कुछ नहीं खाया, पंछी ने गाना नहीं गाया और राजकुमारी तो रोने लगी। छोटा बेटा नदी में गिर गया था, लेकिन किस्मत से नदी सूखी थी। लेकिन नदी का किनारा इतना सीधा था कि वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। तभी उसकी दोस्त लोमड़ी फिर से वहां आ गई। अगर तुमने मेरी बात याद रखी होती तो आज ये हालत नहीं होती। फिर भी तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती, इसलिए मेरी पूंछ जल्दी से कस के पकड़ो।
तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए पहरेदार रखे हैं। वो तुम्हें देखते ही मार देंगे। फिर लड़के ने एक गरीब आदमी का वेश धारण किया और राजा के दरबार में पहुंच गया। जैसे ही घोड़े ने उसे देखा, उसने खाना शुरू किया। पंछी ने गाना शुरू किया। राजकुमारी ने रोना बंद किया। फिर वो राजा के पास गया और पूरी हकीकत बता दी। उन दोनों भाइयों को सजा दी गई और छोटे बेटे को राजकुमारी वापस मिल गई। जब राजा का देहांत हो गया, तब माली के छोटे लड़के को राज्य का राजा बनाया गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन वो जंगल की ओर गया। वहाँ उसे उसकी दोस्त लोमड़ी मिली। उसने फिर लड़के से गुजारिश की कि वो उसे खत्म करे। मेरे प्यारे दोस्त, मुझ पर कृपा करो और मुझे खत्म करो। मुझे मुक्ति दिला दो। छोटे बेटे ने दुखी मन से हाँ कर दिया। जैसे ही लोमड़ी की मौत हुई, वो एक आदमी में बदल गई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी का भाई था, जो पिछले कई सालों से गुम था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मंजिल की ओर बढ़ते हुए रास्ते में कई कठिनाइयाँ आती हैं, पर हमें पूरी लगन से चलते रहना चाहिए, अन्यथा हम अपनी राह से भटक सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।